नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी की तैयारी कराने के लिए स्टडी कैपिटल जाना जाता है और इसी तैयारी के क्रम में हमारे विद्यार्थी BHU पहुंचते हैं, DU पहुंचते हैं और JNU पहुंचते हैं। और हमारे साथ आज जो छात्रा है इनका नाम प्रीति है और फिलहाल ये JNU कैंपस में पढ़ाई कर रही हैं। MA हिंदी की ये छात्रा है। इसका मतलब है कि आपको MA हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, तैयारी करने का जो तौर तरीका होता है, उसके बारे में बताएंगी कि ये JNU तक कैसे पहुंची। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद सर। जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। CUET पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी यहाँ मिलती है। साथ ही साथ आपकी तैयारी के लिए बेहतर गाइडेंस भी हम लोग आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं, इधर वो हमारे यूट्यूब चैनल से हो या फिर हमारे ऐप स्टडी कैपिटल से हो। तो प्रीति, सबसे पहले आपका व्यक्तिगत परिचय और साथ में आपके जो स्कोर्स थे CUET पीजी 2025 में, इन सारी चीज़ों को सभी तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ, प्रीति कितने स्कोर के साथ यहाँ पहुंची हैं और साथ ही साथ कहाँ से, किस बैकग्राउंड से होकर के आप यहाँ तक आए हो। मेरा नाम प्रीति है और मैं उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से हूँ। मैंने अपना स्नातक राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से किया है और अभी मैं JNU में प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, हिंदी साहित्य। ये प्रीति, ये आसान बिल्कुल नहीं रहा होगा जी कि आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय से आपने पढ़ाई की और JNU तक आप पहुँचे। तो इसके पीछे की मेहनत तक और इस बैकग्राउंड तक हम पहुँचेंगे और शायद आज जो आप बातें बताओगे उससे बहुत सारे बच्चे अपने आप को रिलेट कर सकेंगे और अगर उस रास्ते पर अपने आप को लेकर के चलेंगे तो JNU तक वो पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो यही बताओ कि सिद्धार्थ नगर का राजकीय महाविद्यालय और JNU कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, बताइए। क्या आपने वहाँ देखा और क्या आपने यहाँ फील करा? यहाँ पे बेसिकली हम JNU में आने का मुझे प्रेरणा वही राजकीय महाविद्यालय से मुझे मिला। मेरे सर यही JNU से थे, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, तो वहीं से मोटिवेशन मिला। फिर लास्ट टाइम मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैं स्टडी कैपिटल से आखिरी दिनों में जुड़ी थी। बहुत आत्मविश्वास नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था कि तैयारी हो गई है मेरी। फिर हिमांशु सर से जुड़े स्टडी कैपिटल से, तो थोड़ा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सारा चीज़ वही से कवर हो क्या गया। स्कोर रहा था आपका? 270 270 आउट ऑफ 300 और 6th रैंक था आपका। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप JNU में हो और साथ ही साथ आपने इतना अच्छा स्कोर किया। तैयारी को लेकर के शुरुआत बातचीत करते हैं। जब कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वैसे आप भी ग्रेजुएशन कर रहे थे। सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं उनके भी प्रेशर हमारे ऊपर होता है। सामान्य तौर पर विद्यार्थी सेकंड ईयर तक पढ़ रहा होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहा होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम को फोकस करके, मतलब टारगेट बन गया कि अब JNU जाना है, DU जाना है, BHU जाना है, तो वो टारगेट कब से शुरू करते हैं हम? जब हम थर्ड ईयर में आते हैं उसी टाइम से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा कम मार्क्स आ जाएगा, चलेगा। उस पर थोड़ा कम मैंने ध्यान दिया था, CUET पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ओके, बढ़िया। बिल्कुल सभी की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम तो हम शायद 1-2 दिन करके भी क्रैक कर सकते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम में आते तो ये कंपटीशन का दौर है। एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ आप JNU से बाहर, एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आप JNU के अंदर। तो ये सारी कंडीशंस बनी रहती हैं। साल भर पहले, यानी मतलब लगभग आपने थर्ड ईयर में शुरुआत कर दी थी, तो ऑलमोस्ट आपको 6 से 9 महीने मिले होंगे तैयारी करने के लिए। जब हम बात करते हैं तैयारी की और JNU की तैयारी की, मतलब टॉप स्कोर करना है आउट ऑफ 300, कौन कौन सी किताबें रिकमेंड करोगे जो बेसिक्स बुक्स हैं, और अलग अलग तोड़ के आप बताना चाहो कि इस पोर्शन के लिए ये बुक, इस पोर्शन के लिए ये बुक, ताकि बच्चों के पास रहे कि हाँ भैया चलो मेरे पास मेरा हथियार तो है, तब तो युद्ध में उतरे। ऐसे 2 तरह की किताबें होती हैं CUET हमारे विषय में, सभी में होती होंगी, लेकिन इसमें ये है कि एक होता है फैक्ट्स के लिए, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, दृष्टि, ये सारा है कि आपको बस सारी किताबों का निचोड़ फैक्ट के रूप में दे दिया है, रटना होता है। लेकिन एक होता है समझ बनाने के लिए, वो कथन और कारण का जो प्रश्न आता है वो यहीं से, इधर से ही आता है। तो समझ बनाने के लिए रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, यही सारी किताबें हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी भी है, तो उसके लिए दंगल झालटे है। बिल्कुल, मैं वहीं तक पहुंचना चाह रहा था। जैसे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की भी बात है, आपके सिलेबस में वो विषय हो गया जो शायद बच्चे बीच बीच में पढ़ते रहते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। प्रयोजन मूलक हिंदी एक नया विषय हो जाता है, शायद ही किसी विश्वविद्यालय के सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन में मिले ही, बहुत कम विश्वविद्यालयों में मिलता है। फिर काव्यशास्त्र का एक आध पेपर रहता है हमारे ग्रेजुएशन में, तो काव्यशास्त्र एक हमारे चैलेंज हो जाता है।
जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है साहित्य से तो कहीं ना कहीं वो व्याकरण से दूर हो जाता है। तो ये प्रयोजन मूलक का चैलेंज, काव्यशास्त्र का चैलेंज और ग्रामर का चैलेंज यानी व्याकरण का, ये कितना ज़्यादा होता है बच्चों के लिए और कैसे इसको टैकल करते हो, यानी कैसे इससे पार पाते हो? ये व्याकरण और काव्य शास्त्र, व्याकरण तो फिर भी ठीक है, काव्य शास्त्र मेरे लिए बहुत कठिन था। फिर स्टडी कैपिटल से जो सारे पीडीएफ्स थे और हिमांशु सर का जो समझाने का तरीका था, वहाँ से मुझे बहुत सहयोग मिला है। इसके लिए हम आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए और शुभकामनाएं भी आपको एक बार मैं पुनः भी दूंगा। आपने सर के क्लासेस की बात की या नोट्स की बात की? हाँ। जैसे बुक्स तो अथाह है ना, हम अथाह अथाह चीज़ें पढ़ रहे होंगे। आपने कहा कुछ किताबें हैं जो सिर्फ फैक्ट्स देती हैं। जब हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं अपनी क्लासेस में तो कहीं फैक्ट पर भी काम कर रहे होते हैं और समझ पर भी काम कर रहे होते हैं, जिससे कि समझ भी विकसित हो और चीज़ें याद भी हो जाए, थोड़े समराइज वे में ये चीज़ें याद हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ये अप्रोच रखता है कि यार चलो कोर्स के माध्यम, मैं ये कभी किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ कोर्स लेके पढ़ना है, अपना टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स से। लेकिन कोर्स के नोट्स की और क्लासेस की क्या वैल्यू रही थी आपके प्रिपरेशन में? कोर्स में ये है कि सारी चीज़ों का निचोड़ मिल जाता है। पीडीएफ जो हिमांशु सर या नोट्स देते हैं, तो नोट्स अलग से तो मैंने नहीं बनाया था, किताबें पढ़ी थी। और वही नोट्स लास्ट टाइम में मैंने उसी से रिवीजन कर लिया था। और परीक्षा के आखिरी टाइम पे जो होता है मैराथन क्लासेस, उससे बहुत हेल्प मिली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले। हाँ, और जब एग्जाम जिस दिन था उस दिन सर आपका जो वीडियो होता है, रास्ते में हम लोग जाते जाते रिवीजन कर लिए थे, वहाँ से भी बहुत सहयोग मिला। मॉर्निंग शिफ्ट वाले? जी जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। रिवीजन को लेकर के आप बातचीत कर रहे थे। हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक आए, किस तरीके से रिवीजन किया जाए? रिवीजन तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक साइड चीज़ें पढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं। तो इसलिए ये है कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है सर बताया करते थे, या फिर बहुत सारी जगहों से पता होता है, मतलब पता चल जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो उसे बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, एकदम सर पे एग्जाम आ जाता है, मान लीजिए कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व भी किया तो उस तरीके से नहीं किया कि एक टाइम फ्रेम में चलो इतने क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि मैं कितना कर पा रहा हूँ या कितना कर पा रही हूँ। तो अगर डायरेक्ट हम एग्जाम में जा करके बैठते हैं तो शायद हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुलेगा, अचानक से पेपर आएगा तो हम हो सकता है नर्वस भी हो सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, हो सकता है कि कुछ ही सब क्वेश्चन में हमारा पूरा समय समाप्त हो जाए। एक्यूरेसी भी मैटर करती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस टेस्ट लगाना या मॉक टेस्ट लगाना, इस तरीके की प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है। गलतियाँ होती हैं, फिर आप उस गलती, अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं गलत हो जाता है तो याद करने से ज़्यादा वो याद रहता है। ओके, तो गलतियों से सीखने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट हमें सॉल्व करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस जेएनयू के कैंपस को लेकर के और हिंदी डिपार्टमेंट को लेकर के जेएनयू का, क्योंकि सबसे पुराना डिपार्टमेंट तो हमारा बीएचयू का है, डीयू का भी ऑप्शन आपके पास रहा होगा, जेएनयू का भी ऑप्शन रहा होगा, और भी विश्वविद्यालय हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करता हूँ। तो क्यों आपने जेएनयू चुना, क्या खास है जेएनयू में? जेएनयू का ये कैंपस भी अच्छा है और यहाँ पे फ्रीडम है, सेफ्टी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अन्य विश्वविद्यालय में नहीं है, ये है कि थोड़ा हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो यहाँ पे थोड़ा उसका जो कॉस्ट है ना वो कम होता है। और अगर वो हॉस्टल की बात करें, खाने पीने की बात करें, फीस की बात करें, बिल्कुल, मतलब बहुत कम फीस में और बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर आपको चाहिए तो आप जेएनयू जरूर चुन सकते हैं। और मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव है, जब भी मैं जेएनयू के किसी विद्यार्थी से बातचीत करता हूँ तो अभी तक देश के सबसे जो सस्ते विश्वविद्यालय होंगे, मुझे लगता है जेएनयू अभी भी उसमें अव्वल है और ये परंपरा चलते रहनी चाहिए। जेएनयू का इतिहास भी पुराना है, जेएनयू से बहुत सारे अच्छे अच्छे शोधार्थी निकले हैं जिन्होंने विषय में अच्छा कार्य किया है, बहुत सारे अच्छे राजनीतिज्ञ निकले हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कार्य किया है। तो जेएनयू अभी तक अपने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना जाता है, फिलहाल अभी तो तमाम डिपार्टमेंट्स में और काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आपका हमारे इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, जितने भी लोग हमारे इस इंटरव्यू में जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और कोई मन में सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी टीम प्रीति भी हैं, अगर अपने वीडियो को देखेंगी तो आपका कोई सवाल होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगी। मुझसे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है बेझिझक पूछिए। वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर जुड़े रहिएगा। और अपनी क्लासेस के लिए, तैयारी के लिए आप हमारे ऐप पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।